बदनसीब लड़की, और कितना घुमाएगी मुझे। मेरा सांस उखड़ने लगा है। सास ने कदम रोककर सीना फला फला कर सांस भरते हुए शको किया। वही आगे है अम्मा। दुकान ज्यादा दूर नहीं है, सारह ने सहमे लहजे में जवाब दिया। ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं कहते कहते तो तूने मेरा पूरा चक्कर ही लगा दिया। शहर का। सारा के हाथ में वजनी कार्टन था। थकन से निढाल होकर उसने डब्बा नीचे रख दिया, गहरा सांस लिया, फिर बुर्क़े का निकाब दुरुस्त किया, दोपट्टे के कोने से चेहरे पर का पसीना साफ किया और ऐसे बनावटी अंदाज में अर्द गिर्द की दुकानों का जायजा लेने लगी जैसे वाकई अपनी मतलूबा शॉप न ढूंढ पा रही हो। हालांकि इसे अच्छी तरह इल्म था कि जिस दुकान से इसकी उम्मी ने ये डिनर सीट खरीदा था वो उसी नुक्कड़ से अंदर मोड़कर गली में वाक़ है। खासी बड़ी सी शॉप थी, मगर वो जानबूझकर इस तक पहुंचने में ताख़ीर कर रही थी। इसके दिल में वहम सा बैठ गया था कि कहीं दुकान के अंदर जाकर कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जो उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। 2 महीने पहले ही सारह की रुखसती हुई थी। उसका वालिद एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर था। घर में कल 6 बहन भाई थे और सारा सबसे बड़ी औलाद थी। मां ने अपनी बिसात के मुताबिक जहेज में जरूरत की तकरीबन हर चीज शामिल कर दी थी। जब निकाह तय हुआ तो इसकी सास ने इशारों किनायों, रिश्तेदारों और बीच में पड़ने वाली औरतों के जरिए तरह तरह के पैगाम भेजवाना शुरू किए और धीरे धीरे अपने मुतालबे ज़बान पर लाने लगी। बेटे के लिए महंगा इंपोर्टेड सूट और रोलेक्स घड़ी, फिर गैर मुल्की टीवी, इंपोर्टेड फ्रिज, और साफ लफ्जों में ये भी कह दिया था कि कराकरी और डिनर सीट भी बाहर के मुल्क का होना चाहिए। खुद सारह की सास निचले दरमियानी तबके से ताल्लुक रखती थी, मगर चूंकि इसका बेटा CSS करके अच्छी पोस्ट पर लग गया था इसलिए अब वो भी अपने रहन सहन का मेयार ऊपर उठाने के चक्कर में थी। इकलौता बेटा था ना, इसी पर सारी उम्मीदें टिकी हुई थीं। सारा के वालिद रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब आ चुके थे, फिर भी इसकी नफीस मिजाज मां ने दिल पर पत्थर रखकर हर मुमकिन कोशिश की कि सास की पसंद और फरमाइशों को पूरा किया जा सके। इत्तेफाक से जब वो जहेज के लिए डिनर सीट लेने बाजार आई तो उसके पास इतने पैसे बाकी नहीं बचे थे कि असली इंपोर्टेड डिनर सीट खरीद पाती। बाहर के डिनर सीट 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख तक के थे। वो दुकानों से पूछती, रेट सुनती, आगे बढ़ती रही और यूं चलते चलते गली के कोने पर बनी एक दुकान के सामने आ खड़ी हुई। बाहर बोर्ड लगा था, जापानी कराकरी स्टोर। अंदर दाखिल हुई तो शीशों में सजे इंपोर्टेड जापानी और चीनी बर्तनों के साथ साथ मकामी कंपनियों के डिनर सीट भी रखे हुए थे जिनकी कीमतें निस्बतन कम और इसकी जेब के मुताबिक थी। दुकानदार ने सारा को गहरी सोच में डूबा देखकर नरमी से पूछा, बहन जी कोई मसला है क्या? वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। दरमियानी उम्र का यह शख्स बड़े एतिमाद और तजुर्बे से एक बर्तन निकाल कर दिखा रहा था। सारा अपनी मां के साथ खड़ी थी। मां की खामोशी देखकर वो झिझकते हुए बोली, असल में इंपोर्टेड डिनर सीट बहुत महंगे हैं, हम नहीं ले सकते। क्या अब कोई ऐसा पाकिस्तानी सीट दिखा सकते हैं जो शक्ल व सूरत में बिल्कुल इंपोर्टेड लगे? दुकानदार के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अरे बीबी, आपने पहले ही क्यों ना बताया? यही काम तो हम रोज करते हैं, वो बोला और फौरन एक बंद अलमारी खोलकर कहने लगा, आए बहन जी, ये देखें। अलमारी के अंदर 3-4 पाकिस्तानी डिनर सीट रखे थे जो बाहर शोकेस में सजे महंगे जापानी सीटों की जीती जागती नकल थे। सारह ने जल्दी से एक प्लेट उठाकर उलट पलट कर देखी। पीछे कुछ भी तहरीर नहीं था। दुकानदार ने इत्मीनान से वजाहत दी, ज्यादातर गाहक यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी सीट पर मेड इन पाकिस्तान ना लिखा जाए। वैसे मेयार में ये जापानी सीट के बराबर हैं, अब चाहें तो साथ रख कर देख ले। वो बाहर गया और असल जापानी डिनर सीट की एक प्लेट लाकर दोनों को बराबर रख दिया। वाकई नक्शो निगार तक एक जैसे थे, जरा सा फर्क भी पकड़ में नहीं आ रहा था। सारा MA ग्रेजुएट थी, समझ बूझ रखती थी, पूरा सीट उठा उठाकर हर टुकड़ा गौर से देखने लगी। फिर मां से कहा, उम्मी मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। मां ने आहिस्ता से जवाब दिया, ठीक तो लग रहा है, बस कीमत का पत्ता नहीं। दुकानदार ने बात सुनकर पूछा, अब कितनी गुंजाइश रखती है?
मैं इसी हिसाब से आपको बेहतर सीट दिखा दूंगा। सारह ने फौरन कहा, नहीं, सीट तो यही सही है। आप मेहरबानी करके कीमत बता दें। वो बोला, पूरे मुकम्मल सीट की कीमत 50,000 रुपए है। अगर आप कुछ पेश कम करवाना चाहें तो इससे भी कम हो जाएगी। अम्मा हैरत से दोहराया, 50,000? दुकानदार ने फौरन बात बढ़ाई, अब फैसला करे, मैं कुछ रियायत और लगा दूंगा। आपने देखा था ना, यही जापानी सीट 2 लाख का था। सारह ने संजीदगी से पूछा, अगर हम पूरा सीट जूं का तूं ले लें, कुछ पेश कम किए बगैर, तो अब हमें कितनी रियायत देंगे? दुकानदार ने फौरन जवाब दिया, चलिए ये सीट आपको मैं 45,000 में दे देता हूं। सारही की मां ने सांस लेकर कहा, ठीक है, हम घर जाकर सोच लेते हैं। दुकानदार ने फौरन हाथ उठाया, बहन जी अभी फैसला कर ले, ये चीजें रुकती नहीं, जल्दी निकल जाती हैं। वैसे भी ये बिल्कुल इम्पोर्टेड जैसा लगता है और ये आखिरी सीट बचा है। आप ले जाएं, पैसे कल दे दीजिएगा। थोड़ी सी बहस के बाद वो लोग ये सीट खरीद कर घर वापस आ गए। गुज़िश्ता महीने सारही की सास ने चंद मेहमान बुलाए थे और इस मौके पर उसने कहा था कि शादी वाला डिनर सेट निकालो। सारह ने एहतियात से सारा सीट सामने रखा। सास ने हर बर्तन उलट पलट कर देखा और घूरते हुए बोली, ये इम्पोर्टेड है? सारह ने आहिस्ता से कहा, जी। सास ने तेज लहजे में कहा, इस पर तो कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं। सारह ने दबे में बताया, दुकानदार ने यही कहा था कि जापानी है, हमने इसी बात पर ले लिया। वो भड़क उठी, और तुमने उल्टा कर देखने की भी जहमत नहीं की? नहीं, क्या तुम और तुम्हारी मां इतनी सादा हो? सारा खामोश खड़ी रही। सास ने हुक्म दिया, इसे दोबारा अच्छी तरह पैक करो, कल तुम मुझे इसी दुकान पर लेकर चलोगी, मैं खुद पूछूंगी कि असल में ये बने कहाँ का है। सारह ने फौरन सीट दोबारा लपेट दिया, मगर शौहर को कुछ ना बता सकी क्योंकि वो दफ्तर के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और 1 हफ्ते बाद आने वाला था। सास इसके जहेज की तकरीबन हर चीज में कमी निकाल चुकी थी, यहां तक कि वो सोने के कंगन भी उसे पसंद नहीं आए जो सारही की मां ने प्यार से दिए थे। वो उनकी कीमत भी सुनार से लगवा आई थी और कई बार ताने दे चुकी थी। चूंकि सारही की 3 छोटी बहनें अभी घर ही थीं, इसलिए वो हर बात सुनकर खामोश रहती। आज भी जब सास ने रिक्शा बलवा कर कहा कि डिनर सेट लेकर बाजार चलते हैं, तो वो ना इनकार कर सकी ना एहतिजाज, साथ चल पड़ी। अगरचे इसने दुकान ढूंढने में खासी देर लगाई, मगर आखिर उसे तलाश करना ही पड़ा। भारी डब्बा उठाए जब वो दुकान में दाखिल हुई तो काउंटर पर एक नौजवान लड़का बैठा मिला। वो घबरा कर आगे बढ़ी और बोली, वो बुजुर्ग कहाँ हैं जो यहाँ बैठते थे? काउंटर पर बैठा नौजवान फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, वो मेरे वालिद हैं, नमाज के लिए गए, अभी आ जाएंगे। अब बताएं, मैं क्या मदद कर सकता हूं? सारह ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, हम उन्हीं का इंतजार कर लेते हैं। इसकी सास एक स्टूल पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। सारा बैठने की जगह तलाश ही कर रही थी कि इतने में वही बुजुर्ग दुकानदार अंदर आ गए। सारह ने इसे ऐसा देखा जैसे दिल का सारा दर्द आंखों में उतर आया हो। वो भी रुककर इस निकाब पोश लड़की को हैरान नजरों से देखने लगा, फिर उसने सास की तरफ देखा और उनके करीब आ गया। जी फरमाइए, वो बोला। सारह ने डब्बा आगे करते हुए कहा, ये डिनर सीट हमने अब की। वो बात पूरी भी ना कर पाई थी कि इसकी सास एकदम खड़ी हो गई और सख्त लहजे में बोली, बस ये बताइए कि ये डिनर सीट इंपोर्टेड है या नहीं? दुकानदार ने पहले सारही की तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी थी और इस नमी में एक बेआवाज दरखास्त छपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे रो पड़ेगी। दुकानदार ने कहा, मैं बगैर देखे कैसे बताऊं? डब्बा आपके सामने रखा हुआ है, आइए इसे खोल लेते हैं। वो डिब्बा खोलने लगा तो इसका बेटा भी आगे बढ़कर मदद करने लगा। चंद प्लेटें निकालकर वो दोनों उलट पलट कर देखने लगे। दुकानदार ने एक लम्हा सारही की तरफ नजर डाली, उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। सास पास खड़ी थी और सारा खामोश, बस आंखों से अपनी मजबूरी बयान कर रही थी। दुकानदार ने सीधे सारा से पूछा, बीबी अब रसीद लाई है? सारा ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, शायद कहीं हो भी तो अब मिलेगी नहीं।
मेरी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ रख दी होगी। दुकानदार को सारी सूरत हाल समझ आ गई। सास ने तेज लहजे में कहा, रसीद की क्या जरूरत, अब दुकानदार हैं, आपने बेचा है, आपको तो मालूम होना चाहिए ये चीज पाकिस्तानी है या इंपोर्टेड। दुकानदार ने तहम्मुल से जवाब दिया, जी जी, मैं तो ये समझा कि शायद आप उसे वापस करना चाहती हैं। सास ने झट से कहा, बातें बाद में, पहले ये बताएं, क्या ये जापानी सीट है? दुकानदार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सारा के दिल की धड़कन रॉक सी गई, सांस हल्क में अटकने लगा। वो कहने लगा, खातून, ये डिनर सीट बाहर से मंगवाया जाता है, हम जापान से सीधी क्राकरी इंपोर्ट करते हैं। यहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़ाब्ते हर कुछ दिन बाद बदल जाते हैं, इसीलिए हम उन लोगों से कहते हैं कि कुछ चीज़ों पर मेड इन जापान ना लिखीं ताकि हमें मुश्किलात ना हो। अच्छा, इसकी सास ने गुस्से से तड़पते हुए पूछा, तुमने ये कितने में खरीदा था? वो बेइख्तियार बोल पड़ी, 1 लाख में। सारा के चेहरे का खून एकदम खुश्क हो गया। इसकी सास इसी तेज लहजे में बोली, हमें तो ये पसंद ही नहीं आया, ये इस्तेमाल भी नहीं हुआ, इसे वापस करो और हमारे पैसे हमें दे दो। सारा के कदम जैसे जमीन में धंस गए कि अब सब राज खुल जाएगा, मगर दुकानदार आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने दराज खोली, 5,000 वाले नोटों की एक गड्डी निकाली और 20 नोट उसकी सास की हथेली पर रख दिए। सारी की आंखों में रुके हुए आंसू अचानक बह निकले। उसने कपड़े का निकाब चेहरे पर डाल लिया। इसकी सास ने पैसे पर्स में रखे और शर्मिंदगी दबाए हुए बोली, चिल्लू, मैं तुम्हें किसी और दुकान से अपनी पसंद का इंपोर्टेड सीट ले देती हूं। सारा हिस्सा से इसके पीछे चल पड़ी। काउंटर के पास आकर इसने अपने दाएं हाथ की 6 माशे वाली सोने की अंगूठी उतारी और किसी को देखे बगैर दुकानदार के सामने रख दी, फिर तेजी से बाहर निकल गए। ये वही अंगूठी थी जो उसकी मां ने इसे एमए पास करने पर दी थी, जिसे वो हमेशा दिल से करीब रखती थी। मगर आज इस बावकार आदमी ने उसकी इज्जत भी बचाई थी और घर का सुकून भी, और इससे लगा कि कुछ न कुछ लौटाना जरूरी है। बाहर निकलकर सास ने रिक्शा किया और बैठ गई। जब सारा दूसरी जानिब बैठने लगी तो दुकानदार जल्दी से दुकान से निकला और गिल्ली के मोड़ पर रुकने का इशारा किया। वो दौड़ता हुआ उनके करीब आया। सारा के दिल की धड़कन फिर बेकाबू हो गई कि न जाने अब कौन सी मुश्किल सामने आ जाएगी। दुकानदार इस तरफ आया जहां सारा खड़ी थी। सास भी हैरत से इसे घूरने लगी। वो सारा के पास पहुंचा, इसके हाथ की तरफ अंगूठी बढ़ाते हुए बोला, बेटी, लगता है ये आपकी अंगूठी है, जहां आप खड़ी थी वहीं से मिली है, इसे संभाल लीजिए। दुकान में इस वक्त कोई गाहक मौजूद नहीं था, यही वजह थी कि मामला ज्यादा फैलने से बच गया। सारह ने अंगूठी हाथ में लेते हुए नम आंखों से इस नेक दिल आदमी की तरफ देखा और बहुत आहिस्तगी से कहा, बेटी की दुआ है कि अल्लाह आपकी इस भलाई का बेहतरीन बदला दे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। ओए बशीर, तेरे तो नसीब खिल गए यार, किस्म से देख तो सही तेरी बीवी कितनी प्यारी लग रही है। दोस्त मजाक में एक दूसरे को कह रहे थे। आज आरिफ का निकाह था। वो झुंझलाकर बोला, ओ भाई, थोड़ी शर्म करो, भाभी है तुम सब की। दोस्त हंसते हुए बोले, अरे ठीक है, भाभी भी है, लेकिन हमारी बहन भी तो हुई ना, मजाक ही तो कर रहे हैं। आयशा को कुदरत ने वाकई खूबसूरती और सलीका दोनों अता किए थे। चेहरे पर हमेशा नरमी की झलक रहती, हल्की सी मुस्कुराहट इसे और भी हुसैन बना देती। ये शादी इन दोनों की पसंद से हुई थी, मगर एक दूसरे को सिर्फ तस्वीरों में देखा था। निकाह के चंद लफ्जों के साथ दोनों की जिंदगी का एक नया दरवाजा खुल गया। रिश्तों की तरतीब बदली, कुछ दूर के लोग करीब हुए और कुछ पुराने फासले बन गए। आयशा ने आरिफ का हाथ थामे दिल थोड़ा डरता हुआ और आंखें ख्वाबों से भरी हुई नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिए। दिल में सिर्फ एक दुआ गूंज रही थी, अल्लाह
आरिफ को मेरा सच्चा साथी बना, जो मेरे दिल की बात बगैर कहे समझ सके, मेरी खामोशी भी सुन सके। पहली रात थी। आरिफ हाथ में ट्रे लिए कमरे में आया और उसके करीब बैठकर बोला, आयशा, भूख लगी है? आयशा ने धीमी सी आवाज में कहा, जी। थोड़ी सी। आरिफ ने इसके अंदाज को गलत समझा, जैसे वो कह रही हो कि भूख नहीं। वो हंस कर बोला, मुझे तो बहुत भूख है, मैं खाता हूं। फिर उसने प्लेट में चावल डाले, ऊपर सालन रखा और मजे से खाने लगा। आयशा गेओनिगेट में छपी हुई उसकी तरफ देखती रही। भूख तो थी मगर झिझक उसे रोक रही थी। दिल ही दिल में सोचा, अजीब आदमी है, मुझे तो भूख से बुरा हाल है और खुद मजे ले रहा है। आरिफ ने मिजाहिया अंदाज में कहा, आयशा, सच बताऊं, चावल बहुत मजेदार बने हैं, तुम खाती तो तुम्हें भी अच्छे लगते। आयशा ने गुस्सा दिल में रखा, जबान से कुछ न कहा। पहली रात थी, लिहाजा खामोशी ही बेहतर लगी। खाना हुआ तो मोहब्बत की बातें शुरू हो गईं और यूं वो रात एक नर्म नए सफर की तरह गुजर गई। अगले दिन की तमाम रस्में मुकम्मल होने के बाद जब आरिफ रात को घर लौटा तो आयशा ने पूछा, अब खाना खाएंगे? भूख लग रही है। आरिफ ने फौरन कहा, लगी है भाई, बहुत ज्यादा। चलो खाना लगाओ, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं। आयशा ने जरा संजीदगी से कहा, बशीर, एक बात कहूं, आप बहुत बेवफा निकले हैं। आरिफ चौंक कर बोला, ये क्या बात हुई? अब क्या कर दिया मैंने? आयशा ने भरी आंखों से कहा, पहली रात मैंने आपको बताया था कि मुझे भूख लगी है, लेकिन अब मेरे सामने मजे से खाते रहे, एक बार भी ना पूछा कि मैं भी खाऊं। जरा सा भी ख्याल ना आया आपको? आरिफ ये सुनकर जोर से हंस दिया और नरमी से बोला, ओ मेरी सादा दिल बीवी, मुझे लगा था तुम कह रही हो तुम्हें भूख नहीं लगी। आयशा ने मुंह फैलाकर कहा, बस करें अब मजाक। आरिफ ने इसका हाथ पकड़कर करीब बिठाया, अपने हाथ से लुकमा बनाकर इसके मुंह के सामने किया। आयशा शर्माते हुए बोली, अच्छा बस करें अब, मोटो कहीं के। आरिफ ने हंसते हुए कहा, मैं तो कुर्बान हूं तुझ पर, मेरी सारी जिंदगी इसी तरह की मीठी नाराजियों में गुजरे तो भी कम है। यूं दोनों की मोहब्बत भरी जिंदगी का आगाज हो गया। आरिफ आयशा से इस कदर प्यार करता था कि जैसे दुनिया में कभी किसी ने किसी से न किया हो। एक दिन सुबह के वक्त आयशा कपड़े इस्त्री कर रही थी कि अचानक हाथ गर्म प्रेस से लग गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आरिफ इस वक्त सो रहा था, लेकिन आयशा की आवाज सुनते ही झट से बिस्तर से उठा और दौड़कर आया। आयशा, क्या हुआ? आयशा ने मसनूई हंसी से कहा, अरे कुछ नहीं पागल, बस हाथ जरा सा जल गया है। आरिफ ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया, जला हुआ हिस्सा देखा और फौरन इस पर अपने होंठ रख दिए, जैसे दर्द अपनी तरफ खींच लेना चाहता हो। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरी जान, तुम्हें जरा सा भी दर्द हो तो मेरा दिल कांप जाता है। ऐसा करो, तुम नाश्ता बनाओ, कपड़े मैं खुद प्रेस करता हूं। आयशा ने हंसकर कहा, मोटो, रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जाकर शावर ले लो। लेकिन आरिफ ने जिद पकड़ ली, नहीं, तुम नाश्ता बनाओ, कपड़े में संभाल लेता हूं। आयशा ने इसके माथे पर प्यार किया और किचन में चली गई। उधर आरिफ बहादुर बनकर इस्त्री करने लगा। हालांकि उसे इस्त्री करना बिल्कुल नहीं आता था, मगर फिर भी किसी न किसी तरह कपड़े उल्टे सीधे सही प्रेस कर ही लिए। आरिफ माथे का पसीना साफ करते हुए हंसा और बोला, अल्लाह का शुक्र है मुझे लड़की नहीं बनाया, वरना तो मैं रोज ही थक के जान दे देता। नाश्ता करके वो काम पर निकल गया। कोई रईस आदमी नहीं था, मगर रिस्क हलाल से घर की सारी जरूरतें पूरी हो रही थीं। इसी दौरान आयशा बागीचे में बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी कि यकदम बारिश शुरू हो गई। नरम बूंदें, ठंडी हुआ, चमकता आसमान, परिंदों की आवाजें, पूरा माहौल जादू सा हो गया। आयशा बेअख्तियार बारिश में भीगने लगी। इतने में आरिफ घर वापस पहुंचा तो उसने देखा आयशा बारिश में खड़ी मुस्कुरा रही है। वो आहिस्ता से पीछे आया और उसे बाहों में उठा लिया। इसके भीगे बालों से टपकता पानी आरिफ के चेहरे पर पड़ रहा था।
عارف نے بے اختیار کہا، سچی بات ہے، تم آج بارش سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے کہا، بشیر، میرا دل چاہ رہا ہے ابھی کے ابھی گرم پکوڑے مل جائے، پھر بریانی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ عارف نے کانپتے ہوئے کہا، جان من، باہر نہیں جا رہا، موسم بہت ٹھنڈا ہے، سن لو۔ لیکن عائشہ نے ضد پکڑ لی، بس نہ، ایک بار جا کر لے آؤ۔ عارف نے ٹھنڈی سانس لی، میری جان، تم جان ہی نہیں ہو میری، ضد نہ کرو۔ مگر محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخرکار باہر چلا گیا۔ بازار سے چکن لے کر واپس آ رہا تھا کہ بائک پھسل گئی، وہ دھڑام سے کیچڑ میں جا گرا، سارا چہرہ، کپڑے، وجود سب اٹھتے ہی گند سے بھر گئے۔ گھر آیا تو عائشہ نے اسے دیکھا اور ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی، ہائے میرے اللہ، یہ کون سا شہزادہ ہے جو ایسے حال میں گھر پہنچا۔ عارف سردی سے کانپتے ہوئے ہڑبڑا، آپ اچانک بائک پھسل گئی تھی۔ عائشہ فوراً اس کے پاس آئی، نلکے سے پانی لے کر اس کا چہرہ دھوا، تولیے سے صاف کیا اور اسے بٹھا لیا۔ عارف بار بار چھینکنے لگا تو عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی کوئی حال نہیں تمہارا۔ عارف نے مصنوعی ناراضگی دکھائی، بہت ظالم ہو تم، ہنستی ہی جا رہی ہو۔ عائشہ نے اسے بازوؤں میں بھر لیا اور نرمی سے بولی، پاگل، دل ہی بہلا رہی تھی تمہارا، آؤ یہ گرم چائے پی لو، پھر میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ عارف نے کپ پکڑا تو جیسے پورا وجود گرم ہو گیا اور اس کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ عائشہ کے کندھے پر سر رکھ کر عارف سو گیا۔ عائشہ نے آہستہ سے اسے جگایا اور بیڈ پر آرام کرنے کا کہا، پھر خود کھانا بنانے لگ گئی۔ دل خوشی سے بھر گیا کہ اس کے ساتھ اتنا پیار کرنے والا ہم سفر ہے۔ دن گزرتے گئے اور ان کی محبت دن با دن بڑھتی رہی۔ ایک دن عائشہ نے مسکرا کر کہا، عارف جان، آج ہمارے لیے ایک بہت خاص دن ہے۔ عارف نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں تو سب کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ بہت خوشگوار ہے نا؟ عائشہ نے عارف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور کہا، اللہ نے ہماری دعا سن لی، تم جلد ہی باپ بننے والے ہو۔ عارف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ عائشہ نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا اور عارف نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا، آئی لو یو میری جان۔ عائشہ مسکرا دی اور دل میں دعا کی کہ اللہ ان کی خوشیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ عائشہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی، مگر اسے کمزوری محسوس ہونے لگی، سر درد اور تھکن بڑھ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ عارف نے نرمی سے کہا، عائشہ، آج سے تم کچھ نہیں کرو گی، میں سب کچھ سنبھالوں گا، کھانا، صفائی، سب۔ عائشہ نے کہا، نہیں موٹو، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ عارف نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم جانتی ہو نا، تم میری زندگی ہو، تمہیں ذرا سا بھی دکھ ہو تو مجھے چین نہیں آتا۔ اب میں دودھ گرم کر کے لاتا ہوں۔ وہ دودھ لایا، عائشہ لیٹ گئی۔ عارف نے خود 2 دن تک دوا اور دودھ دونوں تیار کیے اور اسے پلایا۔ عائشہ نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا، بشیر، کیا تم ہمیشہ یوں ہی چاہو گے؟ عارف نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، شادی صرف 2 جسموں کا میل نہیں میری جان، اگر تم اپنی خوشی کے لیے ہر خواہش میرے قدموں میں رکھ سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ مردانگی کسی کو مارنے یا گالی دینے میں نہیں۔ عائشہ، تم میری دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ صبح ہوتے ہی عارف ناشتہ تیار کرتا، جوس بناتا اور اپنے ہاتھ سے عائشہ کو دیتا۔ اگر وہ کہتی کہ بھوک نہیں ہے تو عارف ضد نہیں کرتا، بلکہ محبت سے سمجھاتا کہ تمہیں ضرور کھانا ہے۔ وہ برتن دھوتا، گھر صاف کرتا اور عائشہ کو ہر لمحے پیار سے سہلاتا رہا۔ آخرکار بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ عائشہ شدید درد میں تھی۔ عارف فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا اور پریشان نظر آئے، جبکہ عائشہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ عارف عائشہ کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لیے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بعد میں عارف کو الگ لے جا کر بتایا کہ صورتحال سنجیدہ ہے۔ عارف نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں صاحب، آپ کی بیوی کی دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو بچہ بچائیں یا اپنی بیوی
हम दोनों को एक साथ नहीं बचा सकते। आरिफ कुर्सी पर बैठ गया, आंखों में आंसू थे, दिल में सिर्फ एक दुआ, अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है। सामने आयशा और उसके होने वाले बच्चे की फिक्र उसके दिल को भारी कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, जल्दी फैसला करें, ऑपरेशन फौरन करना होगा। आरिफ आयशा के पास गया, इसके हाथ पकड़े और सर पर बोसा देकर मुस्कुरा कर बोला, मेरी जान, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके बाद आरिफ ने डॉक्टर से कहा, मुझे मेरी आयशा चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि बीवी के लिए एक गुर्दे का इंतजाम करना होगा, जिसका खर्च तकरीबन 10 लाख रुपए है। आरिफ ने फौरन कहा, मैं अपना गुर्दा दूंगा आयशा के लिए। आयशा जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रही थी और आरिफ का साथ उसे हौसला दे रहा था। यह सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। ऑपरेशन शुरू हुआ। 4 घंटे तक डॉक्टर्स ने मेहनत की। आयशा अपनी जान की जंग लड़ती रही और आरिफ के लिए भी एक ऑपरेशन चल रहा था। बेहोशी में भी आरिफ की आंखों के सामने आयशा की तस्वीर थी। आखिरकार ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। जैसे ही आरिफ होश आया, पहली आवाज उसने आयशा के लिए निकाली, मेरी आयशा, कहाँ हो मेरी आयशा, सब ठीक है। नर्स मुस्कराकर बोली, आप वाकई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। आरिफ ने फौरी कहा, मुझे मेरी आयशा के पास ले जाओ। नर्स ने इसे हौसला दिया और आयशा के पास ले गई। आयशा बेहोश थी, आरिफ के आंखों में आंसू थे। उसने आहिस्ता कहा, मेरी शहजादी, उठ जाओ, देखो ना, तुम्हारा आरिफ पास है, उठो, बात करो मुझसे, मेरी पागल। आयशा की आंखें खिलीं और वो कहने लगी, आरिफ। आरिफ ने इसका हाथ थामा, जी मेरी जान, देखो ना, मैं यहां हूं, तुम्हारे पास। आयशा बार बार आरिफ का नाम ले रही थी। आरिफ ने रोते हुए इसका हाथ अपने होठों से छुआ और बोला, मेरी जान, देखो ना, मैं तुम्हारे पास हूं। आयशा ने आंखें खोली और देखा आरिफ इसके सामने मौजूद था, सब कुछ महफूज और प्यार भरा। आयशा आंसुओं में गुली हुई थी, रोती हुई पूछा, बशीर, हमारा बच्चा कहाँ है। आरिफ खामोश रहा, हिम्मत नहीं हुई कि फौरन बता दे। इससे पहले कि वो कुछ कहता, डॉक्टर्स कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोले, देखो, तुम दोनों जो एक दूसरे के लिए इतने प्यार करने वाले हो, अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। मुजिज़ाना तौर पर तुम्हारा बेटा बिल्कुल सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, तुम्हें बेटे की नेमत मिली है। आरिफ की खुशी की कोई हद ना रही। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, बार बार चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आयशा जब पूरी बात समझ गई तो खुशी और मोहब्बत के आंसुओं में रोने लगी। बशीर, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, तुम मुझे पागल कर देते हो। आरिफ ने आहिस्ता से होंठों पर उंगली रखी और कहा, मेरी जान, तेरे बगैर मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। आयशा ने आरिफ को सीने से लगा लिया। यूं एक हमसफर ने अपने हमसफर की सांस में सांस लेकर अपनी मोहब्बत और वफादारी का हक अदा किया। फारिस का शहजादा यहां एक सबक भी छोड़कर जा रहा है, खास तौर पर उन मर्दों के लिए जो अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, गाली देते हैं, अना में तलाक की धमकियां देते हैं, अब बेटी की पैदाइश पर तशद्दुद करते हैं। वो मर्द जो दिन भर मेहनत करने वाली बीवी के लिए रात को एक मोहब्बत भरा लफ्ज भी नहीं कह सकते, ऐसे गुलाम समझते हैं। इन सब को याद रखना चाहिए। आरिफ की तरह मोहब्बत, एहतराम और हौसले से जिंदगी जन्नत बन सकती है। मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि अब तक सबक आमोज और मुस्बत तहरीर पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूल। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।